Bacterial plasmid. Many a times we hear in news or other sources that new multi-resistant, drug-resistant bacterial strain has been discovered, or certain strains has been found which is resistant to multiple drugs. Now, ये कैसे होता है? एक तो when a bacteria it is subjected to antibiotic, what it does is that it can convert to a L form, that is the cell wall-less form of the same bacteria. अगर the antibiotic which acts on the cell wall, but अगर cell wall ही नहीं रहेगी तो बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया पे काम नहीं कर सकेगा. या तो सेकंड ऑप्शन कैन ऑल्सो बी देयर दैट बैक्टीरिया जो है कहीं से कुछ और इसको रेजिस्टेंस मिल गई है, एंड दैट रेजिस्टेंस सडन जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को मिल जाती है, दैट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू अनदर फैक्टर, एंड दोज आर द प्लाज्मिड्स. एक तो होता है बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करता. दूसरा है कि बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, गेन ऑफ रेजिस्टेंस प्लाज्मिड. जब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कोई भी बैक्टीरिया गेन कर लेता है तब जाके ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है. तो वी सी दैट प्लाज्मिड इज वेरी एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. पर ये इतना भी एसेंशियल नहीं है कि बैक्टीरिया उसके अलावा जी ही ना पाए, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके लिए बैक्टीरिया में क्या चाहिए, एक बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, जिसको मैं लिख रही हूँ एन से. लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मैटर रहती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं. Now, this plasmid, though not very essential in bacteria, but इसके रहने से बैक्टीरिया को बहुत सारा फायदा होता है. Say for example, these green colored plasmids, they are resistance plasmid which offer resistance against toxin, या तो एंटीबायोटिक, या तो हेवी मेटल्स, ये हो सकता है. या कोई बैक्टीरिया में कुछ दूसरे प्लाज्मिड्स है that help in the degradation of any chemicals that is present in the surrounding of the bacteria. तो बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा क्वालिटीज बैक्टीरिया को मिल जाता है ये प्लाज्मिड रहने से. सो प्लाज्मिड, आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये एसेंशियल नहीं रहता है, पर इट हैज गॉट एडेड एडवांटेज. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका दास and welcome to Botany with Ayantika. You will get botany, microbiology and biotechnology related videos on my channel. I have made many microbiology related videos. Link जो है description box में मैंने डाल के रखा है. And today's topic is plasmid, which is both in MSc and BSc syllabus. So let's begin the video of bacterial plasmid. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ओवरव्यू, प्लाज्मिड की कॉन्फॉर्मेशन, प्लाज्मिड की एक्सट्रैक्शन, कितने टाइप की प्लाज्मिड होती है, और ये एक कैसे एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं. तो जो प्लाज्मिड रहती है ये जनरली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रहती है. मतलब जो बैक्टीरिया है उनमें एक मेन रहती है न्यूक्लियर मटेरियल जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. उसके बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए रहती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है. जनरली ये सर्कुलर ही होती है, बट फ्यू केसेस में ये लीनियर भी हो जाती है, जैसे बोरेलिया, रोडोकोकस, ट्रिप्टोमाइसस. पर ये जो लीनियर रहती है ये लीनियर प्लाज्मिड, इसको मैंने क्रोमोसोम लिख दिया, ये प्लाज्मिड होगा. सो जो लीनियर प्लाज्मिड रहती है वो ज्यादा देर तक बैक्टीरियल सेल लाइन में नहीं रहती. क्यों? क्योंकि जैसे हमारे क्रोमोसोम्स है,
तो हमारे क्रोमोसोम की एंड पोर्शन में टेलोमियर रहती है, जिससे क्रोमोसोम जो है रेप्लिकेशन के टाइम में ये प्रोटेक्टेड रहती है, शॉर्टनिंग उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, उसकी रेप्लिकेशन के टाइम में ये सेम प्रोसेस नहीं होता है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, इट इज लॉस्ट इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन। जो इसकी साइज है, ये जनरली तो ये साइज की रहती है, पर छोटे बड़े हो जाते हैं। आई मीन सम प्लाज्मिड्स आर वेरी स्मॉल, सम प्लाज्मिड्स आर बिग, सो इट डिपेंड्स। जो बहुत ही बड़े बड़े प्लाज्मिड्स रहते हैं, देयर आर वेरी फ्यू इन नंबर। इसकी जो कॉपी नंबर रहती है, ये बहुत ही लो रहती है। और जो छोटे वाले प्लाज्मिड रहती है, उसकी कॉपी नंबर बहुत ही हाई रहती है। कुछ एक विब्रियो कॉलेरा कॉलेरा में, ये बैक्टीरिया में एक इसकी जो सेल है, तो इसमें न्यूक्लियोइड है और बहुत सारे बड़े बड़े, नॉट एज द बिग एज द मेन न्यूक्लियस, बट बड़े बड़े प्लाज्मिड्स जैसे पाए गए हैं, जिसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस सेम रहता है प्लाज्मिड के जैसा ही, लेकिन इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो इसको जो है मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है या मेगा प्लाज्मिड भी कहा जाता है। अब इसकी कॉपी नंबर देखते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, कॉपी नंबर की बात हुई। अब ये कॉपी नंबर क्या होता है? इट इज मेनली कितने बार, कितने अमाउंट में प्लाज्मिड्स रहती है एक सेल में। जो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स होते हैं, उसकी जो है साइज बहुत ही छोटी होती है। क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, तो इसकी नंबर ऑफ जीन्स भी बहुत कम होते हैं। तो क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीन्स बहुत ही कम होती है, तो इसकी रेप्लिकेशन में ना, ये होस्ट जो बैक्टीरिया है, उसकी रेप्लिकेशन मशीनरी से बहुत सारा प्रोटीन जो है उधार लेता है। मींस इट्स द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ दिस स्मॉल sized plasmid, it is dependent upon the replication proteins of the bacterial nucleoid. So ये खुद से सारे प्रोटीन्स सिंथेसाइज नहीं करते हैं रेप्लिकेशन के लिए, सो इट इज अ डिपेंडेंट रेप्लिकेशन। अब ये जो है जो छोटे छोटे प्लाज्मिड्स होते हैं, ये इजीली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जो सेल होते हैं, जैसे ही कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो दे आर इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में अगर हम देखेंगे कि वर्टिकल अगर देखेंगे, तो भी ये जो है छोटे छोटे प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि हाई कॉपी नंबर में रहते हैं, ये भी बैक्टीरियल सेल लाइन में बहुत इजीली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रॉब्लम तो आती है लो कॉपी नंबर में। जो लो कॉपी नंबर है, जिसकी साइज काफी बड़ी रहती है, वो वाले प्लाज्मिड्स, इनमें जीन्स बहुत सारा रहता है। तो इनमें क्योंकि इतने सारे जीन्स रहते हैं और नॉन कोडिंग रीजन भी रह जाता है कुछ कुछ, सो इसकी जो रेप्लिकेशन ये खुद ही कर लेता है। इट डज नॉट नीड प्रोटीन फ्रॉम द nucleoid of the bacteria, that is synthesized by the nucleoid of the bacteria. So इसकी जो replication है, it is independent of the bacterial nucleoid. और ये जो लो कॉपी नंबर जो बड़े बड़े प्लाज्मिड्स होते हैं, ये not easily transferred from one cell to another, either horizontal या vertical, दोनों ट्रांसफर में ही ये बहुत ही कम ट्रांसफरेबल होता है। सो अबाउट द कॉपी नंबर, देन बैक्टीरियल ट्रांसफरेबिलिटी। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ये जा पाता है कि नहीं, इसके ऊपर हमने प्लाज्मिड को डिवाइड किया है इनटू कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है,
फ्रॉम द वेरी नेम, ये क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये ट्रा जीन्स है दैट हेल्प इन द ट्रांसफर। बहुत सारे प्लाज्मिड्स जैसे रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, वायरुलेंस प्लाज्मिड, ये सारे प्लाज्मिड्स है क्या, एक सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर इजीली हो जाता है। अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या है? जब एक ही जेनरेशन की दोनों बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई भी प्लाज्मिड आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। लेकिन अगर एक सेल से दो सेल बने और प्लाज्मिड ट्रांसफर हुए, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल ट्रांसफर। सो जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होती है वो क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, they are capable of this horizontal transfer. Many of the bacteria like E. coli, Serratia, Pseudomonas, Salmonella, ये सब क्या कर सकते हैं, ये they are capable of horizontal transfer of their plasmids. जो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, एज द नेम सजेस्ट, ये जो है कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं कर पाता, विच मीन्स कि इसकी जो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये खुद से एक सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके लिए, ट्रांसफर होने के लिए इसको क्या चाहिए, हेल्प फ्रॉम द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। इसको ट्रांसफर होने के लिए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी बैक्टीरियल सेल में अगर ये जो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, तो ये तब तक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर ना हो नहीं सकता जब तक कि बैक्टीरिया में कोई कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ना रहे। आई रिपीट, नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इन द सेम बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड की कॉन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, ये एक ओपन निक स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि ये वाली। इसमें क्या है, ये दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन एक स्ट्रैंड में एक निक है, जैसे ये वाली, या रिलैक्स सर्कुलर डीएनए। जो रिलैक्स सर्कुलर डीएनए रहती है, तो वो थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है। कुछ लीनियर डीएनए होती है that are very rare but found in some bacteria. कुछ होते हैं सुपर कॉइल्ड, ये जो है इधर ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा भी है देन ऑल्सो इट इज सुपर कॉइल्ड, वेरी टाइटली कॉइल्ड। तो ऐसा भी हो सकता है, या सुपर कॉइल्ड एंड डीनेच्योर्ड। सुपर कॉइल्ड एंड डीनेच्योर्ड मतलब कॉइलिंग तो सुपर कॉइलिंग ही रहेगी, लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा सुपर कॉइलिंग नहीं रहेगी। तो दीज आर प्रीटी मच द प्लाज्मिड कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी सिलेबस में है। अब प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन, जो प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन करते हैं क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि इसकी जो है हमको जेनेटिक स्टडी करनी रहती है, इसकी जो है प्लाज्मिड टाइपिंग चाहिए, प्लाज्मिड टाइपिंग चाहिए। क्यों चाहिए प्लाज्मिड टाइपिंग, क्या होता है, इसकी जो है जीनोमिक सीक्वेंस निकालते हैं। अब जीनोमिक सीक्वेंस जो है ये क्यों निकालते हैं, because we need this plasmid to act as a vector। मतलब हमारे जो इंटरेस्ट के जीन के इंटरेस्ट जीन्स विच आर वी आर इंटरेस्टेड इन, उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना या कोई दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, तो दिस प्लाज्मिड कैन हेल्प एज ए वेक्टर, ये ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो अबाउट द जेनेटिक सीक्वेंस। क्योंकि सपोज एक प्लाज्मिड है,
उसकी ये वाली रीजन में ट्रा जीन्स है और हमको पता नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ जीन ऐड करना है? दैट इज वाई कोई भी प्लाज्मिड की जीनोमिक कंस्ट्रक्ट चाहिए। तो फॉर दैट रीजन we need to extract this plasmid for their study। अब जो स्टडी प्रोसेस रहती है, तो एक्सट्रैक्शन में एक तो मिनी प्रेप से करते हैं, एक तो मैक्सी प्रेप से करते हैं, और दूसरा है कि बल्क प्रेप। शायद मैंने इधर लिखा नहीं। जो मिनी प्रेप है, एज द नेम सजेस्ट, के जो है ये जो प्रोसेस रहती है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में और इम्प्योर प्लाज्मिड डीएनए देता है। लेकिन अगर आपको लार्जर अमाउंट में चाहिए और बहुत ही प्यूरिफाइड चाहिए, तो वी यूज मैक्सी प्रेप। जो प्लाज्मिड है, ये वी कैन सेपरेट इट, वी कैन एक्चुअली जो प्लाज्मिड है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, क्रिएट करते हैं, देन इट बिकम्स लीनियराइज्ड। और जो एक बैक्टीरिया के कितने सारे प्लाज्मिड्स हैं, then we can find out what are the plasmids that are present in a bacteria। कैसे करते हैं? बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है उसको एक निक उसमें क्रिएट करते हैं, लीनियराइज करते हैं, देन वी रन इट ओवर ए जेल। और हमको पता है कि जो लंबा वाला रहेगा प्लाज्मिड, वो बहुत ही लास्ट में जाएगा, और जो एकदम छोटा सा है वो इजीली फास्ट में मतलब एकदम फास्ट इट विल बी reaching the end point of the gel electrophoresis। और एक पॉइंट है, मैंने लास्ट स्लाइड में बताना भूल गई, कि जो प्लाज्मिड बहुत ही टाइटली कॉइल्ड रहती है, वो जो है दे कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब देखते हैं कितने टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्लाज्मिड्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव। जो कॉन्जुगेटिव होती है मतलब एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। जो फर्टिलिटी फैक्टर है, दैट इज आल्सो ए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। और ये क्या करता है? हॉराइजॉन्टल ट्रांसफर, जिसको कॉन्जुगेशन हम बोलते हैं, सो उस कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन में ये हेल्प करता है। सो फर्टिलिटी फैक्टर जो है, ये फर्स्ट तो देखा गया था ई कोलाई में, एंड लेटर इट वाज फाउंड इन सीट्रोबैक्टर, शिगेला, सैल्मोनेला, ये सब में। लेकिन जो प्लाज्मिड है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसमें जिसमें ये फर्टिलिटी फैक्टर रहती है, that cell that bacterial cell is called F positive cell। Say for example, this is a F positive cell। जैसे ही ट्रांसफर हो गया, तो this cell is also converted into F positive cell। So जिस सेल में F पॉजिटिव फर्टिलिटी फैक्टर रहेगी, that is F positive cell। तो पहले तो एक F पॉजिटिव सेल है और दूसरे सेल में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, तो दैट विल बी F नेगेटिव सेल। जैसे ही ट्रांसफर हो गया फर्टिलिटी फैक्टर, देन दिस F नेगेटिव विल टर्न इनटू F पॉजिटिव सेल। और अगर ये जो फर्टिलिटी फैक्टर ये क्या हो गया, बैक्टीरियल जीनोम में, मेन जीनोम में, से फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्टिलिटी फैक्टर, और ये बैक्टीरियल जीनोम में इंसर्टेड हो गया, तो ऐसे में जो ये इंसर्ट वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम एपिसोम बोलेंगे या इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड बोलेंगे। तो अगेन आई रिपीट कि जो मेन न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियोइड है, बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है, उसमें अगर प्लाज्मिड अटैच हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तो वो वाले प्लाज्मिड को
हम इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड या एपिसोम कहते हैं, और वो वाले सेल को हम क्या कहते हैं, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल बोलते हैं। और कभी कभी जो है ये एफ फैक्टर जो कि पहले इंटीग्रेटेड था, वो जैसे ही सेल से न्यूक्लियर मटेरियल से डिटैच हो गया एंड इट इज लॉस्ट, देन इसको हम बोलते हैं एफ डैश सेल, एफ प्राइम सेल। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस रहता है, मतलब इंटीग्रेशन इनटू द जीनोम एंड अगेन डिसइंटीग्रेशन। ये जो है, ये प्रोसेस जो है बहुत ही कॉमन रहती है। तो आपको समझ में आ गया है, आई डिस्कस्ड एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, HFR एंड एफ डैश सेल, एफ प्राइम सेल इन दिस स्लाइड। सो अब आते हैं हेवी मेटल रेजिस्टेंस। सो इसके पहले हम देखते हैं वाटर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये भी एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक ये जा सकता है, खुद ही जा सकता है, बिकॉज इट हैज ट्रांजिट्स। और इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है इसको डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉक्सिन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट हेवी मेटल्स। हम देखते हैं इधर हेवी मेटल्स कौन कौन हेवी मेटल्स में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जैसे मरकरी, सिल्वर, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, निकेल, लेड, जिंक। तो ये सारे जितने भी टॉक्सिक मेटल्स है, हेवी मेटल्स है, वी नो दैट दे आर एक्यूमुलेटिव पॉइजन। ये पहले दिन से ट्रेस अमाउंट में तो इतना ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक ए मेटाबॉलिक पॉइजन। मेटाबॉलिक पॉइजन क्यों? क्योंकि ये जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई भी एंजाइम की कोफैक्टर विच कैन बी एनी मेटल, उसको रिप्लेस कर देता है एंड जो एंजाइम हो जाता है इनएक्टिवेट। तो क्या होता है, कोई भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस से फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टेप वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाले कुछ एंजाइम है जिसमें से फॉर एग्जांपल ये वाले एंजाइम में जो कोफैक्टर्स है, जो कोफैक्टर है, वो कोफैक्टर को रिप्लेस कर दिया बिकॉज दे हैव द सेम वैलेंसी। तो वो वाले जो एंजाइम है, ये एंजाइम दैट इज डिग्रेडेड और इनएक्टिवेटेड। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, ये क्या हो गया, ये इनएक्टिवेटेड हो गया, दैट इज व्हाई दे आर मेटाबॉलिक पॉइजन। तो इन सब से बचने के लिए हमारे बैक्टीरिया के पास है हेवी मेटल रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स। ये कुछ बैक्टीरिया है जिसमें ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, सो मेनी ए बैक्टीरिया, ये सारे जो बैक्टीरिया है इनमें कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स रहते हैं जो कि प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड these are found mostly Shigella, Salmonella, ये सारे जो है Proteus, Escherichia coli। तो ये सारे में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड पाए जाते हैं। नाउ यू मस्ट वंडर कि ई कोलाई जो है हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, बट जो बैक्टीरिया हमारे गट की नेचुरल फ्लोरा में रहती है, तो नेचुरल फ्लोरा है, तो वो कैसे इतने हार्मफुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड अपने पास रख सकता है? ये ऐसे होता है कि हमारे जो बॉडी है उसमें जो गट में ये इकोलाई रहती है, इकोलाई, गट में जो इकोलाई रहती है, सो वो वाली इकोलाई, इट माइट नॉट कंटेन दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, बट कभी कभी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होके
ये क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है। दैट इज वाई ऐसे ही मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इट कैन गेन, ई कोलाई कैन गेन रेजिस्टेंस। इसके अलावा कॉल प्लाज्मिड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये कुछ बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करता है। नाउ बैक्टीरियोसिन जो है ये क्या करता है, इट कैन किल क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया, मतलब क्लोजली रिलेटेड जो स्ट्रेन्स है उनको ही ये किल कर सकता है, दैट इज बैक्टीरियोसिन। तो ये जो बैक्टीरियोसिन है ये एक्चुअली कोई बैक्टीरिया तभी प्रोड्यूस करता है जब इट वांट्स टू रिड्यूस द कंपटीशन। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंपटीशन आप क्या करते हो, यू compete with your friends, you तो क्लासमेट्स। सो ये भी क्या करता है, अपने क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन से compete करने के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियोसिन दैट किल्स दिस स्ट्रेन्स। ई कोलाई में एक प्लाज्मिड है जिसको बोलते हैं कॉल E1, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बैक्टीरियोप्लाज्मिड कॉलिसिन प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे दूसरे कॉलिसिन कॉल प्लाज्मिड्स भी हैं, यहाँ पे कुछ नेम्स मैंने डाल के रखे हैं। तो ये जो कॉलिसिन्स है ये जो है ये एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, बट कुछ कुछ कॉल प्लाज्मिड्स हैं जिनमें नॉन कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज भी रहते हैं, मतलब जो ट्रा जीन्स को कैरी नहीं करता। तो ये either तो it can be conjugative, either it can be non-conjugative. वायरुलेंस प्लाज्मिड, ना मैं ई कोली की बात कर रही थी कि नॉर्मल गट फ्लोरा में है, लेकिन कभी कभी अगर ये वायरुलेंस प्लाज्मिड को गेन कर लेता है बाय हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर दैट इज कॉन्जुगेशन, देन ये क्या होता है, पैथोजेनिक फॉर्म ले लेता है। नॉर्मली तो कोई भी बैक्टीरिया अगर उसमें वायरुलेंस प्लाज्मिड नहीं रहता तो ये पैथोजेनिक नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही वायरुलेंस प्लाज्मिड वी प्लाज्मिड जैसे ही ये गेन कर लेता है, देन व्हाट इट डज, इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, इट टर्न्स पैथोजेनिक। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, तो हमको पता है कि जो बैक्टीरिया इट लिव्स इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जांपल टॉक्सिकेंट्स भी रहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। तो कुछ कुछ को अगर ब्रेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करते हैं तो बैक्टीरिया विल गेट फूड, या टॉक्सिकेंट्स है उसको ब्रेक करते हैं तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, इट विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट टॉक्सिकेंट। ये सब रीजंस के लिए कुछ डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स रहती है जो कि डिग्रेड करता है बाहर के कंपाउंड्स को। सो इट बेसिकली डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स दैट कैन बी सीक्रेटेड आउटसाइड द बैक्टीरिया। तो ये कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स है बैक्टीरिया के बाहर, अगर ये प्लाज्मिड्स रहती है तो बैक्टीरिया के बाहर कुछ प्रोटीन्स which are basically enzymes ये सीक्रेट होता है, और ये क्या करता है, ये सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स है इसको डिग्रेड करता है। पर एक ही प्लाज्मिड में ये सारे प्रोडक्ट्स को डिग्रेड करने का क्षमता नहीं रहती है। सम प्लाज्मिड दे कैन डिग्रेड ओनली कैम्फर while other plasmid can degrade only octane. Now TI and RI plasmids, now we have heard about uh, crown gall disease, very common in the dicots, या रूट हेयरी रूट डिजीज। अब ये होता है क्यों, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो एग्रोबैक्टीरियम के लिए, एग्रोबैक्टीरियम की जो टर्मीफेशियन स्पीशी है, तो ये क्या करता है, ये क्राउन गॉल क्रिएट करता है जो प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में ऐसे गॉल्स क्रिएट करता रहता है। तो दे क्रिएट ट्यूमर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड जो लोअर पार्ट में एग्रोबैक्टीरियम की राइजोजीन्स वाला स्पीशी अटैक करता है, जो कि रूट जो है रूट को अटैक करता है, एंड रूट जो है
हेयरी फॉर्म हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत ही फ्रेल हो जाता है। एंड दिस ऑल्टरनेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट, ये कैसे होता है? क्योंकि जो एग्रोबैक्टीरियम टर्मिफेशियंस है, उसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। और टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन रहता है दैट इज कॉल्ड द टी डीएनए रीजन। वो टी डीएनए रीजन जैसे ही प्लांट सेल में इंसर्ट हो जाता है, तो प्लांट सेल टर्न्स, इट ट्रांसफॉर्म्स द प्लांट सेल। और प्लांट सेल क्या तैयार करने लगता है? ऑक्सिन तैयार करने लगता है, साइटोकाइनिन तैयार करने लगता है, ओपाइन्स तैयार करने लगता है। सो बेसिकली दिस टी डीएनए रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीआई प्लाज्मिड। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, इसकी जो ये जो टी डीएनए रीजन है, इसको अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देते हैं, ये वाले रीजन को, इतने वाले रीजन को अगर काट देते हैं, तो इस वाले रीजन में हम दूसरे दूसरे एंजाइम्स डाल सकते हैं, विच मीन्स दैट ये हमारे प्लाज्मिड है और ये हमारे टी डीएनए रीजन है। और टी डीएनए रीजन के दोनों साइड में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। तो इधर अगर हम निक डालते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इंसर्ट अवर न्यू जीन्स इनटू इट, देन ये टी प्लाज्मिड विल एक्ट एज ए वेक्टर, जिससे कि हम अपने चॉइस की जीन्स कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, उसकी सेल में डाल सकते हैं। इसको जीन थेरेपी भी बोलते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच दिस वेक्टर इज क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ कैरियर। तो जैसे मॉस्किटोज, दे आर वेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग मलेरियल डिजीज की जो पैरासाइट रहती है, तो उसको, उसके लिए वेक्टर है क्या? मॉस्किटो। वैसे ही हमको अगर कोई नया जीन डालना है, तो बैक्टीरिया में कोई नया जीन डालना है, कोई भी हमारे बॉडी सेल में या प्लांट में, नॉट बैक्टीरिया। सो ये प्लाज्मिड में कुछ जीन्स हम निकाल लेंगे और कुछ हमारे पसंद के जीन्स डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम अपने मनपसंद जीन डालते हैं एक प्लाज्मिड में, जो कि वेक्टर होता है, जिसको वो वाले प्लाज्मिड जो है हमारे सेल के अंदर जाता है। तो जो जीन्स हमने डाले हैं, जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट, उसके ही प्रोटीन्स तैयार होते हैं। अब इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्यों है? से फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर डायबिटिक, इंसुलिन हम में प्रोड्यूस नहीं होती है, और प्रोड्यूस होती भी है तो बहुत ही लो अमाउंट में तैयार होती है। देन वी नीड इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। तो आइदर तो नाउ वी टेक इट फ्रॉम आइदर मेडिसिन फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर ये वाले प्लाज्मिड कैरिंग द जीन्स फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, ये अगर कंस्ट्रक्ट हमारे बॉडी में डाले गए, तो आवर बॉडी कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसकी उसके लिए जिनके सेवरल जेनेटिक म्यूटेशन हो गए हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन रिलेटेड डिजीजेस। आगे देखते हैं प्लाज्मिड जो वेक्टर है उसकी कंस्ट्रक्ट कैसी रहती है, मतलब उसमें क्या क्या रीजन रहना ही चाहिए टू बी अ वेक्टर। एक तो प्रोमोटर रीजन रहना चाहिए। तो प्रोमोटर रीजन क्या होता है? कोई भी जीन, हमारे इंटरेस्ट की जीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रोमोटर तो चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल जीन है। तो दे नीड ए प्रोमोटर रीजन। दे 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 फंक्शन बाय एन ओपेरेंट सिस्टम, तो प्रोमोटर रीजन चाहिए। तो दे नीड ए प्रोमोटर रीजन। अगर ये जो
ये जो वेक्टर है ये कोई रेप्लिकेशन वेक्टर है, मतलब हमारे बॉडी में भी इसको रेप्लिकेट करना है, तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी चाहिए, जिसमें इनिशिएटर प्रोटीन अगर बाइंड होता है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और जैसे ही कोई इनिबिटर प्रोटीन बाइंड हो जाता है तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट इज रेप्लिकेशन साइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट, जो कि मैं बता रही थी कि टीडीएनए रीजन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है, जिससे कि वी कैन क्लीव दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द जीन और हमारे जीन नए जीन जो है डाल सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम रहती है बैक्टीरिया में, जिससे कि ये बाहर के जितने भी डीएनए मटेरियल है, नॉट इज ओन बट एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए दैट इज एंटर्ड द बैक्टीरिया, उसको ये क्लीव करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होता है। लेकिन we have used it, bacteria was used it to get relief from viral infection, लेकिन हमने इसको बोरो किया है and we are using it in genetic engineering to make cuts at desired places। तो ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला साइट है, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जहां पे मल्टीपल जीन इंसर्ट कर सकते हैं, और रहता है इसके पास जो जीन का वेक्टर कंस्ट्रक्ट के पास रहती है एक मार्कर, जिससे कि को पता चले कि हाँ, ये जो प्लाज्मिड जो वेक्टर हमने डाले थे वो सेल के अंदर गया है। तो इसको इसके लिए आइदर तो कोई एक क्रोमोजेनिक मतलब कलर वाला कोई प्रोटीन तैयार होगा, या कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन तैयार होगा, क्योंकि पहले जब हम वेक्टर को यूज करते हैं तो वी यूज इट इन लैब। तो लैब में कैसे पता चलेगा कि दिस प्लाज्मिड इज अ सक्सेसफुल वेक्टर? तो हम क्या करते हैं, सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पेट्री डिश में बहुत सारा एंटीबायोटिक डाल के कल्चर करते हैं। अगर एंटीबायोटिक डालने के बाद भी कल्चर कोई प्लेक नहीं देखा गया, तो द सेल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, प्लाज्मिड अंदर आ गया है, वी कैन इजीली फाइंड आउट। सो मार्कर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। फिर प्राइमर बाइंडिंग साइट, ये बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर पीसीआर करना है तो इट नीड्स अ साइट फॉर बाइंडिंग, तो प्राइमर बाइंडिंग साइट भी बहुत एसेंशियल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मिड। मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोइड के बारे में बात करूंगी, दैट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था, nevertheless it is also very important for the metabolism and other processes of the bacteria। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑन, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो फ्री रहती है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो आई फील एनकरेज्ड। मैं बहुत सारे दूसरे माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।